Hello students, in this video we are here to discuss about the fifth chapter from NCERT History class 8th textbook. So the chapter goes like this. When people rebel 1857 and after. That means जब लोगों ने विरोध किया विद्रोह किया कब 1857 यानी दौर क्या था वो 1857 का था उस दौरान या फिर उसके बाद का समय. So policies and the people. In the previous chapter we looked at the policies of East India Company. पहले के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या नीतियाँ रही है और उन नीतियों का अलग अलग तरह के लोगों पे क्या असर रहा है, चाहे वो किंग्स हो, क्वींस हो, पीजेंट्स हो, लैंडलॉर्ड्स हो, यानी कि जो राजा है, रानी है या किसान, छोटे किसान, ज़मींदार, आदिवासी, सिपाही और कैसे इन पे किस तरह से असर पड़ा इन नीतियों का. हमने देखा है कि कैसे इन नीतियों का विरोध हुआ है और कौन से कारनामे जिसने मतलब कि जो इनके सेंटिमेंट्स के खिलाफ गया उस पे लोगों का क्या रिएक्शन रहा. नवाब्स लूज द पावर, यानी नवाब के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने अपने पावर को खो दिया. मिड 18th सेंचुरी के दौरान नवाब और राजा दे हैड सीन देयर पावर इरोड, उन्होंने देखा उनके जो पावर्स थे वो ख़त्म हो रहे थे. धीरे धीरे ग्रेजुअली लॉस्ट देयर ऑथोरिटी, यानी उनका जो अधिकार था, उनका जो सम्मान था वो खो गया. रेसिडेंट्स यानी कि जो वहाँ के जो रहने वाले थे, दे हैड बीन स्टेशनड इन मेनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ देयर रूलर्स रिड्यूस्ड, यानी कि उनके जो शासक थे, है ना, उनकी जो आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, वो सब छीन गई. देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड, उनकी जो सेना थी वो गैर कानूनी या फिर उसको बैन कर दिया गया. एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेज, यानी स्टेज बाय स्टेज क्या हुआ, उनके जो रेवेन्यूज थे या टेरिटरीज थे उन सबको ले लिया गया. बहुत सी जो रूलिंग फैमिलीज थी उन्होंने कोशिश की नेगोशिएट करने के लिए कंपनी के साथ अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए. उदाहरण के तौर पे रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो चाहती थी कंपनी से कि उसका जो अडॉप्टेड ये गोद लिया बच्चा है उसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाए उसके डेथ के बाद, उसके हस्बैंड के डेथ के बाद. नाना साहिब जो अडॉप्टेड सन था किसका, पेशवा बाजीराव का, उसको क्या किया जाए, प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन, यानी कि उसे उसके पिता का पेंशन दिया जाए जब उसके पिता की मृत्यु हो गई उसके मरणोपरांत. हाउएवर कंपनी अपनी सुपीरियरिटी और मिलिट्री पावर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थी और इन सभी मांगों को कंपनी ने क्या किया, सिरे से खारिज किया. अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड, यानी लास्ट टेरिटरीज था अवध जिसको क्या किया गया, एनेक्स किया गया. 1801 में सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर, यानी कि 1801 में सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिसी थी जिसमें हम आपको सेना मुहैया करेंगे और आप खर्चा उठाएंगे और राजा को या नवाब को या किसी को भी सेना रखने की कोई इजाज़त नहीं, कंपनी उनको सेना प्रोवाइड करेगी. सो गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये घोषणा किया कि टेरिटरी जो है वो मिस गवर्न किया जा रहा है, यानी वो कुशासित है और ब्रिटिश रूल की ज़रूरत है. अगर आप बेहतर प्रशासन चाहते हैं तो आपको ब्रिटिश शासन की ज़रूरत है. इस हवाले से कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड. कंपनी की ये कोशिश लगातार जारी रही कि किस प्रकार से मुगल वंश को खात्म किया जाए और मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी, यानी कंपनी के जो सिक्के बनाए गए उससे मुगल राजा को, मुगल शासकों के जो चिन्ह थे उसको हटा दिया गया. 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी उसने ये अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनकी मृत्यु के बाद जो उनके जो परिवार हैं उसको कहाँ पे, लाल किला से शिफ्ट कर दिया जाएगा और दिल्ली में एक आवास दे दिया जाएगा, वहाँ पे वो रहेगा. 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल किंग होगा. इसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई भी वंशज क्या राजा की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, वो युवराज कहलाएगा, राजा का पुत्र. सो ये पहला डेवलपमेंट हुआ. पीजेंट्स एंड द सिपॉयज, छोटे किसान और सिपाही. तो कंट्री साइड में यानी देहात के इलाकों में जो
पीजेंट्स थे और जो ज़मींदार थे वो हाई टैक्सेस के खिलाफ बराबर कोशिश कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और उनका जो रिजिड मेथड्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स को कलेक्ट करने का जो जटिल तरीका था, उसके खिलाफ प्रदर्शन और विरोध जारी था। बहुत लोग असफल हुए, बहुत लोग नहीं दे पा रहे थे, अक्षम थे अपने लोन्स को पे करने में मनी लेंडर्स को, और धीरे धीरे वो अपने लैंड को भी खो दिए जो वो पीढ़ियों से जोत रहे थे। दे वर टीलिंग फॉर जनरेशंस। इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। और भारतीय सिपाही जो कि कंपनी की सेना में काम कर रहे थे, उनका भी कारण था असंतोष का। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। उनको समय पे पेमेंट नहीं मिलता था, अलायंस नहीं मिलता था, और कंडीशंस ऑफ सर्विस बहुत बदतर थी। कुछ नए रूल्स भी आ गए थे जो उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करते थे। क्या आप जानते थे कि उन दिनों में बहुत से लोग देश भर के भीतर ये मानते थे कि अगर उन्होंने समुद्र को क्रॉस कर दिया तो उनको अपना धर्म खोना पड़ जाएगा, अपनी जाति खोनी पड़ जाएगी। 1824 में 1824 में क्या हुआ कि द सिपाहीज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा, यानी जो सिपाही थे उनको बर्मा जाने को कहा गया। बर्मा जो म्यांमार का पुराना नाम है, जिसकी कैपिटल रंगून थी, और अब वही नाम बदल करके यांगून हो चुकी है। भारत का एक पड़ोसी देश है जो कि पूरब में है, ईस्ट में है। वहाँ पे बर्मा भेजा गया कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए। तो जो सिपाही थे उन्होंने इस ऑर्डर को मना कर दिया, उन्होंने आदेश मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा हम लैंड रूट से जाएंगे लेकिन हम सी क्रॉस नहीं करेंगे। बदले में उनको बहुत बुरी तरह से पनिशमेंट दी गई। और ये जो मुद्दा था अभी ठंडा नहीं हुआ था। 1856 में 1856 में कंपनी ने क्या किया, एक नया लॉ पास किया जो ये स्टेट किया, जिससे ये पता चला कि हर नया आदमी, हर नया व्यक्ति जिसने भी कंपनी में काम करना है, कंपनी की सेना में काम करना है, उसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी समुद्र पार जाना है तो उनको जाना पड़ेगा। तो जितने भी सिपाही थे उन्होंने उस वक्त जो चल रहा था उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, विरोध किया। और इनमें से ज़्यादातर जो किसान और फैमिली जिनके गांव में रह रहे थे, पीजेंट्स का जो, या फिर जो छोटे किसान जो थे, जो आम किसान थे, उनका गुस्सा सिपाहियों के अंदर भी भड़क उठा। अब है जो नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। ब्रिटिश ये मानते थे कि इंडियन सोसाइटी को सुधारने की ज़रूरत है, भारतीय समाज में सुधार की ज़रूरत है, उनका मानना था। लॉज वेयर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। कानून वगैरह पास किए गए सती को ख़त्म करने के लिए, और विडो रीमैरिज को, विधवा पुनः विवाह जो है उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि विधवा की शादी होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो थी वो एक्टिवली, बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोट किया गया। और 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को, यानी जो ईसाई मिशनरीज थे, उनको इंडिया में या फिर घूमने के लिए, अपने धर्म प्रचार करने के लिए फ्री छोड़ दिया गया। और 1850 में एक कानून पास किया गया कि कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, यानी वैसा कानून जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो जाए। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन। इस कानून के तहत एक भारतीय जिसने अपने आप को ईसाई में कन्वर्ट किया है, वही मतलब कि पूर्वजों की ज़मीन पे अपना हक जता पाएगा। बहुत से इंडियंस ने ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिश उनके धर्म को नाश कर रहा है, और उनकी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, और जो परंपरागत जैसे वो जीते आ रहे थे उसको तबाह कर रहा है। दे वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस। वहाँ पे बाकी भारतीय भी थे जो ये चाहते थे पुराने जो तौर तरीके थे उसमें जो बदलाव आ रहे थे, या सोशल प्रैक्टिसेस जो चलती आ रही थी उसमें वो बदलाव चाह रहे थे। सो दैट्स ऑल।